गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। इसके पहले 4 चैप्टर का वीडियो आपने देखा है, जिसमें मुख्य रूप से भारत के हिस्ट्री के उन पक्षों को बताया गया है जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में स्थापित हुआ। 1757 से अंग्रेजों ने फर्स्ट बैटल ऑफ पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर ब्रिटिश का अधिकार हुआ और 1820 तक जाते जाते लगभग देश के सभी हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य कायम हो चुका था। मुगल पीरियड में के अंतर्गत जितने भी राजा और नवाब थे, वो सभी राजाओं और नवाबों को एक एक करके हरा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत के लोग ब्रिटिश रूल से बहुत प्लीज थे। राजा और नवाब चूंकि ब्रिटिश आर्मी के पावर के सामने टिक नहीं सके, पराजित हो गए, लेकिन उनके मन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति आक्रोश और असंतोष हमेशा की तरह था। तो लगभग ब्रिटिश रूल की स्थापना के एग्जैक्ट 100 ईयर बाद 1757 में ब्रिटिश रूल की स्थापना शुरू हुई और 1857 में देश के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक सामूहिक विद्रोह, जिस विद्रोह में ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर, लैंडलॉर्ड्स, राजा, नवाब, ये सभी लोग उसमें शामिल थे और उन लोगों ने प्रयास किया कि भारत से ब्रिटिश रूल को समाप्त किया जाए। लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंततः अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस घटना को सिर्फ एक म्यूटिनी या रिविलियन कहा है। यह एक विद्रोह था जो कुछ खास ग्रुप के लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। इस वर्ड का यूज सबसे पहले भारत के इतिहासकार वीर सावरकर ने पहली बार 1857 के रिवोल्ट को इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा था। और इसके संबंध में डिटेल में हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो इसका टॉपिक्स है, नवाब लॉसेस देयर पावर। जैसा कि हमने पहले बताया कि मुगल काल के अधीन प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा और मुस्लिम नवाब के नाम से शासन करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी राजाओं और नवाबों को एक एक करके पराजित किया और जो राजा रह गए उनके ऊपर भी अंकुश लगाने के लिए सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में रख दिया गया और वह ब्रिटिश रेजिडेंट उस राजा या नवाब के काम में दखल अंदाजी करता था। राजा और नवाबों की सेना को भंग कर दिया गया और उसके बदले में उनके सुरक्षा का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश आर्मी ने ले लिया। यानी वो राजा और नवाब भी, जो लोग जिनको हटाया नहीं गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, वो भी एक पपेट रूलर के रूप में, एक कठपुतली शासक के रूप में काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई, एक और उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया 1848 में। उसने एक पॉलिसी चलाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से, जिसे जाना जाता है हड़प नीति। उस नीति के अंतर्गत जिस राजा के अपनी संतान नहीं होती थी, उनके एडॉप्टेड सन को उनका सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया। यानी गोद लिए हुए बच्चे को राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना गया और भारत के कई राज्यों को इस पॉलिसी के तहत मिला लिया गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी भी शामिल था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने एडॉप्टेड सन को किंग मानने के लिए कहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे रिफ्यूज कर दिया। 1856 में
अवध को 1801 में सब्सिडियरी अलायंस, वही सहायक संधि जिसके तहत राजा के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे, 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि लागू किया गया और 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध आज का उत्तर प्रदेश था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह डिसाइड किया कि उस समय मुगल डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर थे और वह मुगल शासक के रूप में, मुगल किंग के रूप में जाने जाते थे। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्पायर, यानी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद उनके परिवार के लोगों को किंग नहीं कहा जाएगा बल्कि उनके बच्चों को प्रिंसेस कहा जाएगा। यानी एक तरह से मुगल डायनेस्टी का जो सिंबल था, मुगल रूल का जो सिंबल था बहादुर शाह जफर का परिवार, उसको भी, उसके प्रभाव को भी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उसे लाल किले से बाहर निकाल दिया। लाल किला में ही बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ रहते थे, उनको बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया। तो इस तरह राजा और नवाबों के साथ जो मिसबिहेव, जो दुर्व्यवहार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, इससे देश के जितने भी राजा और नवाब थे वो अंदर ही अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुस्से का भाव था और वो लोग मौके की तलाश में थे कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब भी मौका मिलेगा, हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। दूसरा टॉपिक है द पीजेंट एंड द सिपोइज। भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, यहाँ किसान थे और कुछ लोग भारत में थे जो ब्रिटिश आर्मी में सिपाही के रूप में काम करते थे, उन्हीं को सिपोई कहा गया। यानी ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर थे, भारतीय सोल्जर, उनको ही सिपोई कहा जाता था। तो ये दोनों भी ब्रिटिश रूल से असंतुष्ट थे। किसान इसलिए असंतुष्ट थे, लिखा भी है इसमें, इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार दे आर अनहैप्पी विद द हाई टैक्सेस एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जमीन पर लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, बहुत टैक्स लगाया गया और उस टैक्स को और उस लैंड रेवेन्यू को चुकाने में जमींदार और किसान समर्थ नहीं थे। और यदि कोई जमींदार और किसान टैक्स नहीं चुका पाता था, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व नहीं दे पाता था, तो सरकार उसकी जमीन को ले लेती थी। तो भारत के बहुत सारे जमींदार और जो बड़े बड़े किसान थे उनकी जमीनों को ले लिया गया। भारतीय सिपाही, इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वे भी अपने पे और सर्विस कंडीशन से नाखुश थे। एक ब्रिटिश सोल्जर के तुलना में भारतीय सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स का वेतन कम था, उनका वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन भी ब्रिटिश सोल्जर्स के तुलना में जो भारत के सोल्जर्स थे उनका लिविंग कंडीशन भी अच्छा नहीं था। और इससे भी ज्यादा कि moreover some new rules made by the British discredited their religious beliefs। कुछ ऐसे रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया जो उनके धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाता था। यानी उस समय हिंदू रिलीजन में यह एक रिलीजियस फेथ था कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ये एक धार्मिक विश्वास था। अब ये कहां तक सही है गलत है इसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन उस समय ये मान्यता थी कि सी अक्रॉस करने से, समुद्र पार करने से किसी भी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि जो भी इंडियन व्यक्ति ब्रिटिश आर्मी में काम करेंगे उनको समुद्र पार करके दूसरे देशों में भी लड़ाई के लिए जाना होगा। जब बर्मा पर अंग्रेजों ने अटैक किया 1824 में, तो सिपाहियों को कहा गया कि वो सी रूट से बर्मा जाएं, लेकिन जो इंडियन सोल्जर थे वो समुद्र पार करना अपना रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट समझते थे, इसलिए उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया और उन लोगों ने कहा कि हम लैंड रूट से ही बर्मा जाएंगे। तो ऐसे रिफ्यूज करने वाले इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ के उनको रथलेसली पनिश्ड किया। The issue did not die down here in 1856. The company passed a new law which states that every person who took up services in the company's army had to agree to serve overseas if required.
1856 में ब्रिटिश आर्मी ने ये रूल बना दिया, ये कानून बनाया कि जो भी लोग ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर के रूप में काम करेंगे उन्हें समुद्र पार जाना होगा, और ये एग्रीमेंट कराया गया। तो इससे जो इंडियन सोल्जर थे उनके धार्मिक विश्वास पर चोट पहुंची और उनके मन में भी असंतोष था, जिसके कारण ये बैकग्राउंड बन रहा था। कोई भी क्रांति अचानक शुरू नहीं होती, उसके पीछे डिफरेंट कॉज होते हैं। तो पहला कारण आपने पढ़ा कि नवाब और किंग नाराज थे, उनका पावर चला गया था। दूसरा कारण आपने पढ़ा कि किसान और सिपाही भी असंतुष्ट थे, सिपाहियों का अपना प्रॉब्लम था, किसानों का अपना प्रॉब्लम था। तीसरा इसमें टॉपिक्स है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को अशिक्षित मानती थी। The British were intent on reforming the Indian society as they believed that Indians were backward. वो भारतीयों को पिछड़ा मानते थे और भारत के समाज में उस समय ऐसे प्रथाएं काम करती थी जो पिछड़ेपन का सबूत था, जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरिज, विडो को मैरिज का परमिशन नहीं देना। तो ये सब जो कुरीतियां हमारे सोसाइटी में फैली हुई थी, इसको भी दूर करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि भारतीय लोगों को मॉडर्न बनाया जा सके। हालांकि ब्रिटिश का ये स्टेप अच्छा ही था, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये अच्छा नहीं था। उस समय लोग इसको धर्म से जोड़ के देखते थे। सती प्रथा रिलीजियस फेथ था, विडो को मैरिज का परमिशन नहीं देना ये रिलीजियस फेथ था। इस पर यदि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती थी तो लोगों को लगता था कि सरकार उनको जो है उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। तो ये सब सुधार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करना शुरू किया तो जो कॉमन पीपुल था इस देश का, वह भी ब्रिटिश सरकार के प्रति उसके मन में भी गुस्से की भावना हुई। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाने लगा, इसको भी भारतीयों ने अपने संस्कृति पर हमला माना। भारत के लोग संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी ये पढ़ते थे, उनको लगा कि ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ा के, और जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्था होती है, क्रिश्चियन मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो भारत में अपना काम कर सकते हैं, और ऑल्सो मेड कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी इजियर बाय पासिंग ए न्यू लॉ इन 1850। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें धर्म परिवर्तन को आसान बना दिया गया, कि जो भी व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करता था उसको बहुत सारा रिलैक्सेशन, छूट, रिवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। तो इस कारण जो देश के हिंदू और मुस्लिम थे, ये दोनों रिलीजियस कम्युनिटी को ये लगने लगा कि सरकार उनके रिलीजियस फेथ को नुकसान पहुंचा के उनके रिलीजन को, उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है और लोगों को ईसाई बनाना चाहती है। तो ये इस कारण भी भारत के लोगों के मन में असंतोष था, और ये सारे जो कॉज थे उसने एक छोटे रूप में म्यूटिनी का रूप लिया। म्यूटिनी वर्ड का मतलब होता है विद्रोह, और रिविलियन का मतलब होता है क्रांति। ये दोनों शब्द में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर छोटा कोई समूह 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का समूह यदि किसी इशू पर विरोध करता है डिसीजन का, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी, उसको विद्रोह कहा जाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वाइड स्प्रेड डिस्कॉन्टेंट रहता है, अगर कॉमन पीपुल भी उस मुद्दे से जुड़ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग यदि उस इशू का विरोध करने लगते हैं, लार्ज स्केल पर लोगों की उसमें भागीदारी होती है, तो दैट इज कॉल्ड रिविलियन और रिवोल्यूशन, उसे क्रांति कहा जाता है। तो यह स्टार्टिंग तो एक म्यूटिनी से हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया, और दैट म्यूटिनी कन्वर्ट इनटू रिविलियन। और सिपाही द्वारा शुरू किया गया विद्रोह जब उसमें जमींदार शामिल हो गए, राजा शामिल हो गए, कॉमन पीपुल शामिल हो गए, किसान शामिल हो गए, तो दैट म्यूटिनी वाज कन्वर्टेड इनटू रिविलियन, वह विद्रोह में बदल गया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रिविलियन कभी नहीं मानी, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इसको क्रांति नहीं माना, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे या जो निष्पक्ष इतिहास लिखे हैं, उन्होंने इसको रिवॉल्यूशन माना है, क्रांति माना है, और इसी को 1857 का रिवॉल्यूशन कहा जाता है।
वही लिखा है कि स्ट्रगल एंड रिबेलियन आर कॉमन बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड। शासक और शासितों के बीच विद्रोह तो सामान्य बात है, किसी भी मुद्दे पर जनता विद्रोह करती है। बट व्हेन दिस रिबेलियन गैदर्स मोमेंटम एंड बिकम वाइड स्प्रेड द पावर्स ऑफ द स्टेट आर लाइकली टू ब्रेक डाउन। लेकिन अगर किसी राज्य का में व्यापक रूप से विद्रोह और क्रांति फैल जाए और ज्यादा से ज्यादा जनता उसमें शामिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य की शक्ति ध्वस्त हो जाती है, ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। Very large number of people began to believe that they have a common enemy and rise up against it. They had to organize and communicate to win. जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति को अपना जनरल दुश्मन मानने लगते हैं, जैसे कि उस समय के विद्रोहियों ने ब्रिटिश को अपना कॉमन एनिमी माना, चाहे वह जमींदार हो या आर्मी में काम करने वाले सोल्जर हो या सामान्य व्यक्ति, तो वे सभी लोग जब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो वह रिबेलियन का रूप ले लिया। In 1857, after years of dominance, the English East India Company faced a massive rebellion that threatened the company's presence in India. जैसा कि हम चैप्टर के स्टार्ट में बताए हैं कि लगभग अपनी स्थापना के 100 वर्षों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा ही एक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिस विद्रोह ने भारत में कंपनी की उपस्थिति पर ही खतरा उत्पन्न कर दिया था। आप जानते हैं कि शुरू में ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन चलाती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति ये विद्रोह था और इस विद्रोह ने उसके भारत में उपस्थिति पर ही खतरा पैदा उत्पन्न कर दिया था। सीपॉइज mutiny in numerous places beginning from Meerut and a large number of people rose up in rebellion. ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे, मेरठ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, इस विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि इसकी पहली शुरुआत वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में हुई थी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने पहली बार ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ विद्रोह किया था। इसीलिए मंगल पांडे को 1857 का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। आगे जस्ट बाद अभी हम वही फिर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर सिपाहियों ने इस विद्रोह को, मेरठ रेजिमेंट के सिपाहियों ने इसको शुरू किया और यह विद्रोह धीरे धीरे जनता में फैलता चला गया। अगला टॉपिक है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। मेरठ से कैसे यह रिबेलियन दिल्ली पहुंचा, तो बताया है कि ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ इन बैरकपुर फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक युवा भारतीय सिपाही मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक करने के जुर्म में। और उसके पीछे एक कारण था चर्बी वाली कारतूस, गोली। एक एनफील्ड राइफल आई थी ब्रिटेन से, जिसमें जो उसका कार्टिलेज, जो उसका कारतूस जो यूज किया जाता था, उसके ऊपर एक चमड़े का कवर लगा हुआ था और उस चमड़े के कवर को दांत से काट के हटा के उसको उस राइफल में लगानी पड़ती थी। तो उस समय ये अफवाह फैली, र्यूमर फैला कि वो जो कार्टिलेज के ऊपर जो चमड़े का कवर लगा हुआ है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई। और इस अफवाह ने ऐसा भयानक रूप लिया कि भारत के जो हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों ब्रिटिश आर्मी में थे। हिंदू गाय की पूजा करते हैं और ब्रिटिश सुअर से नफरत करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते, उसकी घृणा करते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो सुअर को छूना भी पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं। तो जब ये अफवाह फैली कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है, तो ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सोल्जर थे, बोथ हिंदू और मुस्लिम, वेयर रिफ्यूज्ड टू यूज दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज। उन लोगों ने उस गोली का यूज करने से इनकार कर दिया। और इनकार करने वाले पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे। जब उनके कमांडर ने उनको जबरदस्ती उसका यूज करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने कमांडर को ही गोली मार दी। तो इस घटना से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से का भाव था। जिन सिपाहियों ने इस तरह के कार्टिलेज को यूज करने से इनकार किया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इससे जो दूसरे सोल्जर थे मेरठ में,
उन लोगों के अंदर विद्रोह फैला और मेरठ के भारतीय इंडियन सोल्जर्स ने मेरठ जेल पे हमला करके जिन सिपाहियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद किया था उनको जेल से छुड़ा दिया और ब्रिटिश का जो आर्म्स का गोडाउन था उस पर भी हमला किया और जितना भी आर्म्स रखे हुए थे उन सारे आर्म्स को लूट लिया। वहां जो ऑफिसर्स बैठे थे उनको मार दिया गया और उस पूरे बिल्डिंग में आग लगा दी गई। और उसके बाद ये सिपाही मेरठ से पैदल, मेरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर के आसपास होगा, तो रात में ही वे सारे सिपाही दिल्ली की ओर चल गए। दिल्ली आने के पीछे उनका उद्देश्य था बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्पेरर उस समय तक था उससे मुलाकात करना, ताकि वह इस विद्रोह का लीडरशिप दे सके, नेतृत्व दे सके। सिपाही रोड रूट से चलते हुए 10 मई को दिल्ली पहुंचे। अगली सुबह रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो ज्वाइन द रिबेलियन। दिल्ली में जो आर्मी का रेजिमेंट था उसके सिपाही भी उस विद्रोह में शामिल हो गए मेरठ के सिपाहियों के साथ। They went on a rampage and many British officers were killed। और वहां जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, चूंकि ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या कम थी, सोल्जर सब ज्यादा इंडियन ही थे, इसलिए वहां जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे उन लोगों को उन्होंने मार डाला और आर्म्स और एम्यूनेशन जितने भी थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया और दिल्ली का भी जो ब्रिटिश का आर्म्स गोडाउन था उसमें आग लगा दी। उसके बाद सारे सिपाही रेड फोर्ट, लाल किला, जहां बहादुर शाह जफर और उनकी फैमिली रहते थे, उसके पास सब जमा हो गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। यानी सिपाहियों का मानना था कि मुगल डायनेस्टी हमारे देश की डायनेस्टी है, हमारा रूलर है, इसलिए 1857 की क्रांतिकारियों का ये लक्ष्य था कि हम ब्रिटिश रूल को खत्म करके फिर से मुगल रूल इस देश में लागू करेंगे, मुगल शासन लागू करेंगे। और इसलिए सिंबलाइज, सांकेतिक रूप से उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। हालांकि बहादुर शाह जफर की उम्र उस समय 75-80 साल की हो चुकी थी, वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थे कि वो फिजिकली कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम ये किया कि मुगल के अधीन, जैसा कि हम इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताए हैं कि जितने भी देश के राजा और नवाब थे वो मुगल किंग, मुगल एम्पेरर के अधीन काम करते थे। तो देश के जितने भी राजा और नवाब थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटा दिया था, उनके राज्य को कैप्चर कर लिया था, बहादुर शाह जफर ने उन सारे राजाओं नवाबों को चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, और उस लेटर में उन राजाओं और नवाबों को यह आह्वान किया गया कि वे लोग इस विद्रोह में शामिल हों। और since the Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country, most of the small rulers felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory once again। जितने भी राजा नवाब थे वो लोग मुगलों के अधीन शासन करते थे अपने अपने क्षेत्र पर, तो लोग ये मान के चलते थे कि अगर फिर से मुगल शासन स्थापित हो जाए तो हम लोग अपने अपने टेरिटरी पर फिर से राज कर सकते हैं। इसलिए उन राजाओं और नवाबों ने बहादुर शाह जफर की चिट्ठी पर रिस्पॉन्स किया और वो सभी राजा और नवाब इन सिपाहियों के साथ, इंडियन सोल्जर के साथ विद्रोह में शामिल हो गए अलग अलग जगहों पर। द ब्रिटिश वे आर टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस डेवलपमेंट। ब्रिटिश बहादुर शाह जफर को कमजोर मानते थे, वो समझते थे कि अब उसका प्रभाव खत्म हो गया है, अब वो विद्रोहियों की क्या मदद करेगा। तो यह सही है कि फिजिकली, शारीरिक रूप से बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों की मदद नहीं की, उनकी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन उनका जो प्रभाव था देश भर में राजाओं और नवाबों पर, इसका बहुत व्यापक असर पड़ा। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व संभाल लेने से कॉमन पीपुल भी और राजा और नवाब भी पूरी ताकत के साथ इस विद्रोह में शामिल हो गए। वही कहता है कि ब्रिटिश ये सोचते थे कि ये प्रॉब्लम जो है वो कारतूस के कारण हुआ है, अगर वो चर्बी वाली कारतूस को हम वापस ले लेंगे तो विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहादुर शाह जफर ने जो डिसीजन लिया कि वह इस विद्रोह को लीड करेगा, इससे पूरी स्थिति ही बदल गई। इसके बाद रिबेलियन स्प्रेड होना शुरू हुआ, हर जगह यह फैलने लगा। आफ्टर द ब्रिटिश वेयर
रूटेड फ्रॉम दिल्ली ए सर्ग ऑफ म्यूटिनीज बिगेन। जैसे ही ब्रिटिशों को दिल्ली से उखाड़ फेंका गया, दिल्ली से अंग्रेजों को भगा दिया गया और पूरी दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, तो इसके बाद विद्रोहियों का हौसला बढ़ा और यह म्यूटिनी पूरे देश में अलग अलग रेजिमेंट में फैल गया। कानपुर एंड लखनऊ पीपुल फ्रॉम टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड सपोर्टेड लोकल जमींदार एंड चीफ। कानपुर और लखनऊ के देहात क्षेत्र के जो किसान थे, कॉमन पीपुल थे, वो लोग भी स्थानीय राजा और नवाबों के साथ शामिल होके इस विद्रोह में शामिल हो गए। These people were now ready to establish their power and fight the British। ये सभी लोग फिर से अपना शासन स्थापित करना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ना चाहते थे। One such person was Nana Sahab, the adopted son of late पेशवा बाजीराव, who lived near कानपुर। वैसे ही में एक थे नाना साहब जो बाजीराव पेशवा, जिनको हटा दिया गया था पद से, उनके लड़के थे। उसने भी इस रिबेलियन में शामिल हुआ। He gathered armed forces and bagged the British battalion from the city and proclaimed himself पेशवा under Emperor बहादुर शाह जफर। और कानपुर से ब्रिटिश रूल को खत्म करके उसने अपने आप को बहादुर शाह जफर के अधीन अपने को पेशवा घोषित कर दिया, अपने को सम्राट वहां का पेशवा फिर से घोषित कर दिया। इन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वह भी इस आंदोलन में विद्रोह में शामिल हो गई। ज्वाइन द म्यूटिनी एंड फॉट द ब्रिटिश अलोंग विद तात्या टोपे। नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे, तब उसने भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, ये लोग एक साथ मिलके उस क्षेत्र में इस विद्रोह में शामिल हो गए। द ब्रिटिश वेयर आउटनंबर्ड एंड डिफीटेड इन मेनी ऑफ द बैटल्स। अंग्रेजों की संख्या कम थी और बहुत सारे युद्धों में इन राजाओं और इन नवाबों ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। दिस कन्विंस द पीपुल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड। और इसने लोगों को अंदर ये भावना फैलाई कि अंग्रेजी शासन का खत्म हो जाना ही इस देश के लिए अच्छा है। आगे है द कंपनी फाइट्स बैक। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कंपनी फिर से वापस करती है, वह इन विद्रोहियों को दबाने में सफल हो जाती है। Recognizing the magnitude of the uprising, the company decided to suppress the revolt with all its strength। ये जो कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों पर विद्रोहियों ने ब्रिटिश रूल को हटा के अपना शासन जो स्थापित कर लिया, इस डेवलपमेंट से घबरा के कंपनी सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसको दबाने का प्रयास किया। इंग्लैंड से रिफोर्समेंट बनाया गया, आर्मी को मंगाया गया ब्रिटेन से। न्यू लॉज वेयर पास्ड टू कन्विक्ट द रिबेल्स एंड देन द कंपनी मूव टू ए स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्ट। और उसके बाद कंपनी ने विद्रोहियों को दबाने के लिए नए नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए और जहां इस क्रांति का केंद्र था उस क्रांति को दबाने का प्रयास उन लोगों ने किया। बिहार में, हमारे राज्य बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व आरा के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे और कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों को पराजित किया और पूरे शाहाबाद क्षेत्र लगभग 6 महीने तक आजाद रहा, ब्रिटिश चंगुल से मुक्त रहा। पूरे शाहाबाद क्षेत्र को वीर कुंवर सिंह ने आजाद करा दिया ब्रिटिश कंट्रोल से। लेकिन धीरे धीरे फिर ब्रिटिश आर्मी वापस आई। सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया, उसे अदालत में पेश किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफर को उसके पत्नी के साथ रंगून में आजीवन कारावास में भेज दिया गया 1858 में, जहां 1862 में उसकी मौत हो गई। हालांकि ये रिबेलियन पूरी तरह एक बार में शांत नहीं हुआ। दिल्ली को कैप्चर करने में लगभग 2 साल लग गए। ब्रिटिश फॉट फॉर 2 years टू सप्रेस द रिबेलियन। मार्च 1858 में नाना साहब को पराजित करके लखनऊ को रिकैप्चर कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई भी जून 1858 में पराजित कर दी गई और उसको मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों की तरफ भाग गए, जिन्हें बाद में पकड़ के उन्हें भी अप्रैल 1859 में फांसी पे लटका दिया गया।
Those who had rebelled were told that if they did not kill any white people, they would continue to be safe and retain their rights and claims to the land. इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर कोई क्रांतिकारी अगर किसी अंग्रेज को उसने नहीं मारा होगा तो उसको माफी दी जाएगी और उसके जमीन पर उसके अधिकार को कायम कर दिया गया। यद्यपि हजारों सिपाही, क्रांतिकारी, नवाब और राजा जो है इसमें पकड़े गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया और अंततः 2 वर्ष के कठिन प्रयास के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। लेकिन यह विद्रोह बेकार नहीं गया। ऐसा नहीं था कि ये सही है कि इस विद्रोह से देश को आजादी नहीं मिली, लेकिन देश के शासन व्यवस्था में एक बदलाव लाया गया। इसको 1858 का एक्ट कहते हैं। क्या बदलाव आया कि अभी तक आप पढ़े हैं, जानते भी हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में शासन करती थी। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि कंपनी के शासन से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उसने भारत में डायरेक्ट ब्रिटेन का रूल स्थापित करने का निर्णय किया। वही है द आफ्टर मैथ में 1859 में ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल, बट आफ्टर द रिबेलियन दे कुड नॉट कंटिन्यू रूलिंग विद द ओल्ड पॉलिटिक्स। पुराने सिस्टम से वो शासन नहीं किए, इंपॉर्टेंट चेंज लाए गए। जैसे पहला चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम पास्ड ऑन अगस्त 2nd 1858. Its provisions called for the liquidation of the British East India Company and the transference of its function to the British Crown. यानी भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश महारानी के पास चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। लॉर्ड पामस्टन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम थे। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और भारत के शासन का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया और गवर्नमेंट और इस सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सेक्रेटरी, मंत्री जिसको कहते हैं, उसको नियुक्त किया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। हिंदी में उसको भारत सचिव कहा गया कि वह भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर होता था और भारत पर जो भी शासन सरकार कैसे चलाएगी इसका वह रिस्पॉन्सिबिलिटी था। He was made responsible for all matters that were related to governance of India. A council called the Indian Council, एक पार्लियामेंट भी बनाया गया, संसद जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया, जो एडवाइस देती थी कि भारत में शासन में क्या रिफॉर्म किया जाए। कंपनी के अधीन, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शासन का जो हेड था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। उस गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके वायसराय पद कहा गया, यानी गवर्नर जनरल वायसराय में चेंज हो गए। गवर्नर जनरल क्योंकि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और वायसराय डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, उसे ही 1858 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। They assured all ruling chiefs of the country that their territory would not be annexed in future. और ब्रिटिश ने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी राजा और नवाबों के अधीन जो भी क्षेत्र हैं उन्हें निकट भविष्य में उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। और इस तरह राजा महाराजा अपने अपने क्षेत्रों में राज करने लगे। They were allowed to pass on their kingdom to their heirs or adopted son. उन लोगों को यह भी अधिकार दिया गया कि राजा अपने एडॉप्टेड सन को या अपने उत्तराधिकारी को अपना राज सौंप सकता है। इससे राजा और नवाब सेटिस्फाइड हो गए और केवल उनको ब्रिटिश क्वीन को अपना सॉवरेन पैरामाउंट मानना होगा, सर्वोच्च, यानी शासन वो ब्रिटिश महारानी के अधीन होकर करेंगे। Thus holding their kingdom as subordinate of the British Crown, यानी उनका राज ब्रिटिश क्राउन के अधीन रह के अपने क्षेत्र में शासन कर सकता था। इससे जो नवाब और राजा जो विद्रोह में शामिल थे वो लोग विद्रोह
विद्रोह से वापस निकल गए और लोग संतुष्ट हो गए। भारतीय इंडिया में जो आर्मी थी उसमें भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई। चूंकि सिपाहियों ने ही, इंडियन सोल्जर ने ही विद्रोह किया था, इसलिए उनकी संख्या कम कर दी गई और यूरोपियन सोल्जर, यूरोपीय लोग, अंग्रेजों को, सिपाहियों को ज्यादा भर्ती किया गया। इसके अलावा गोरखा, सिख और पठान, ये 3 जाति के लोगों को आर्मी में शामिल किया गया। मुस्लिमों को ये द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वेयर कॉन्फिस्केटेड एट द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दे वेयर रिस्पांसिबल फॉर द रिबेलियन। मुस्लिमों की संपत्ति जब्त कर ली गई, उनका जमीन जब्त कर लिया गया, चूंकि ब्रिटिश ये मानते थे कि इस विद्रोह के लिए वही लोग उत्तरदायी हैं। इसके अलावा ब्रिटिश ने भारत के जो ट्रेडिशनल रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस थे उनको भी रेस्पेक्ट करने का निर्णय लिया, ताकि लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, लोगों को ये नहीं लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सोशल लाइफ में दखल अंदाजी दे रही है। और ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि लैंडलॉर्ड और जमींदारों को भी उनके जमीन पर अधिकार दिया गया। इससे ये फायदा हुआ कि जो राजा, नवाब और जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के समर्थक हो गए, क्योंकि उन लोगों को उनके क्षेत्र पर राज करने का अधिकार भी दे दिया गया और जमींदारों को उनके जमीन पर अधिकार भी दे दिया गया। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आंदोलन को शांत करने में सफल रही, लेकिन इस मूवमेंट ने भारतीयों के अंदर एक हौसला जरूर पैदा कर दिया कि ब्रिटिश दे आर नॉट अनडिफीटेबल। ब्रिटिश ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता है। इस जगह जगह पर विद्रोहियों ने उनको डिफीट किया था, तो इससे भारत के लोगों के मनोबल को भी बढ़ाने में ये 1857 का रिवोल्ट अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। दैट्स ऑल, इस चैप्टर में यही है। इसका फिर ये कर दिया गया है, असाइनमेंट डाउनलोड कर दिया गया है। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से वीडियो देख के पढ़ेंगे और असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे।